Magnetic field in the core of a solenoid is constant. Magnetic field in the core of a solenoid is constant. Hence the field lines are parallel and equidistant. Hence the field lines are parallel and equidistant. Hence the field lines are parallel and equidistant. Equidistant. Beta, hence the field lines are equidistant, parallel and equidistant. Hence the field lines are parallel and equidistant. Parallel and equidistant. Hence the field lines are parallel and equidistant. देखो अब तुमसे उल्टा क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, देखो अब ये क्वेश्चन सोलेनॉइड से, लेकिन ऐसे पूछ सकता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म, पैरेलल और इक्विडिस्टेंट है, तो इससे आप क्या समझते हैं? इससे हम इतना ही समझते हैं बच्चों, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है बच्चों? ऐसे मतलब पैरेलल है लेकिन बराबर बराबर स्पेसिंग है बच्चों, बीच में सोलेनॉइड के ऐसी ही फील्ड लाइंस बनते हैं। हमने तो 3 ही बनाया है। पैरेलल है लेकिन कैसा है? बराबर बराबर स्पेसिंग है बच्चों। बराबर बराबर स्पेसिंग नहीं होगा तो क्या होगा? ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर बराबर बराबर स्पेसिंग नहीं होगा तो कहीं पे स्पेसिंग कम हो जाएगा, कहीं पे स्पेसिंग ज्यादा हो जाएगा। तो जहां पे स्पेसिंग कम हो जाएगा वहां बी बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, और जहां पे स्पेसिंग कम होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो हर जगह लाइंस कैसी होनी चाहिए? पैरेलल और इक्विडिस्टेंट। समझ में आ रहा है ना? पैरेलल और इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है बेटा? तो हेंस द फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। ठीक है ना? आगे बढ़ो, अगले लिखो बेटा। द मैग्नेटिक फील्ड जस्ट above and below above and below a solenoid, the magnetic field just above and below a solenoid is zero. इधर सुनना ध्यान से एकदम बात। just above and below a solenoid is zero। देखो इधर इज जीरो, इधर जान दो बच्चों। देखो इधर बेटा, देखो ये 2D में मैं एबव और बिलो बोल रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड जस्ट एबव एंड बिलो ए सोलेनॉइड इज जीरो, ये 2D में बोल रहा हूँ। लेकिन बच्चों 3D में या हर तरफ आपको बेटा, मैं सामने वाला जैसे वाला इस तरह से कर्व है, इस तरह से कर्व है, तो ठीक बाहर चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, फील्ड क्या होगा? जीरो। चारों तरफ फील्ड सोलेनॉइड के ठीक बाहर क्या होगा? जीरो होगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक बाहर, ठीक बाहर। देखो बेटा, इसको मैं इधर से देखूं, इसको मैं इधर से देखूं, इस सोलेनॉइड को मैं इधर से देखूं, इधर से देख रहा हूं, तो बच्चों ऐसा दिखेगा मुझे ये सोलेनॉइड, पाइप जैसा दिखेगा। अरे सिलेंडर है, सिलेंडर को सामने से देखो और उसी सिलेंडर को फिर ऐसे जैसे आप लोग देखते हैं पाइप में, देखते हैं ना इस तरह से करके, ऐसे देखो तो मुझे ऐसा गोला दिखेगा और पीछे उसका लेंथ होगा, पीछे उसका लेंथ होगा, सोलेनॉइड का लेंथ होगा। तो इस गोले में मैं क्या बोल रहा हूं कि चाहे यहां फील्ड निकालो, चाहे यहां फील्ड निकालो, चाहे यहां फील्ड निकालो, चाहे यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, जस्ट एबव एंड बिलो तो 2D के लिए बोला, क्योंकि 2D में मैं सामने वाली चीज तो बना ही नहीं सकता, यहां वाली चीज तो मैं बना ही नहीं सकता क्योंकि तो 2D में। यहाँ ऊपर नीचे बोला, लेकिन इसको जब 3D में फील करोगे तो ऊपर नीचे ही नहीं, कहीं भी, बस जस्ट सोलेनॉइड के बाहर, जस्ट सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? जीरो। अब ऐसे जीरो क्यों होगा बेटा? क्योंकि फील्ड लाइन शार्प टर्न नहीं ले सकती, शार्प टर्न नहीं ले सकती, तो यहां फील्ड लाइंस कोई पहुंचेगी ही नहीं। जैसे फील्ड लाइंस ऐसे आगे जाके घूमेंगी ना बच्चों, बताया था पीछे कि फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप, तो क्लोज लूप जब इनको बनाना है तो ये ऐसे जाके आगे घूमेंगी, तो यहाँ वाला जगह खाली रह जाता है। तो बच्चों यहाँ फील्ड क्या होता है? जीरो होता है, अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है। ठीक है बच्चों, इसमें पोलैरिटी वाली बात बता दिया, इसको भी लिख लो, पोलैरिटी इज डिसाइडेड बाय क्लॉक रूल। पोलैरिटी इसमें लिख लो, तीसरा पॉइंट भी, पोलैरिटी इज डिसाइडेड बाय क्लॉक रूल। 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 ठीक है बच्चों, पोलैरिटी इज डिसाइडेड बाय क्लॉक रूल। डन हो गया नहीं है? अब लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेट, पोलैरिटी इज डिसाइडेड बाय क्लॉक रूल। अब हेडिंग वाला बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट,
इलेक्ट्रोमैग्नेट, हेडिंग डालो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, हेडिंग डालो इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके बारे में लिखो बच्चों, व्हेन ए सॉफ्ट आयरन रॉड, नहीं दिया है एनसीईआरटी में, नहीं दिया बेटा, नहीं वाले एनसीईआरटी नहीं दिया है ये रहा। व्हेन ए सॉफ्ट आयरन रॉड, व्हेन ए सॉफ्ट आयरन रॉड, व्हेन ए सॉफ्ट आयरन रॉड is inserted, when a soft iron rod, when a soft iron rod is inserted in the core of a solenoid, when a soft iron rod is inserted in the core of a solenoid, it become electromagnet. When a soft iron rod is inserted in the core of a solenoid, it become electromagnet. When a soft iron rod is inserted in the core of a solenoid, it become electromagnet. Soft iron rod is inserted in the core of a solenoid, it become electromagnet. सुनो ध्यान से, अब बच्चों ये सोलेनॉइड था, इसके अंदर कोई सॉफ्ट आयरन डाल दिया। अब ये बात समझ में आए, सी सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट, ये तो नई बात पता चली। सॉफ्ट आयरन बेटा ये क्या है, इसको कहते हैं हम लोग क्या है, सॉफ्ट आयरन। अब ध्यान से मतलब समझना कि सॉफ्ट आयरन का मतलब क्या है पहले। अच्छा, कोई सोलेनॉइड को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो क्या करना है, उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन का रॉड डाल देना। सॉफ्ट आयरन का रॉड डालते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा। भाई सॉफ्ट आयरन क्या है, तो सॉफ्ट आयरन क्या टच करने में सॉफ्ट होगा, नहीं, आयरन हमेशा हार्ड होता है। बच्चों सॉफ्ट इज ए मैग्नेटिक वर्ड, ध्यान रखना, ये बात मैं बता रहा हूं बहुत सोच समझ के। सॉफ्ट आयरन लिखा होगा, सॉफ्ट आयरन का मतलब याद रखना, सॉफ्ट इज ए मैग्नेटिक वर्ड। मैग्नेटिक का मतलब क्या है, देखो दो तरीके का आयरन होता है, एक होता है सॉफ्ट आयरन, एक होता है हार्ड आयरन। तो सॉफ्ट आयरन का मतलब क्या है, तो देखो एकदम एग्जांपल समझो, तो आप सबने किया होगा, मैग्नेट लो, मैग्नेट, कभी मैग्नेट के साथ खेला होगा बच्चों। मैग्नेट लो, उसके ऊपर कोई नेल वगैरह रख दो, नेल मतलब कील, जो दीवार में आप लोग, तो उसको नेल वगैरह रख दो, थोड़ी देर के लिए ऐसे नेल रख दो, नेल रख दिया, नेल रख दिया ना। अब उस कील को हटाओ, उस नेल को हटाओ, हटाने के बाद फिर उसको किसी और नेल के पास लेके जाओ, तो बच्चों उस दूसरे नेल को ये वाला नेल क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। देखा है ऐसा, एक कुछ देर तक एक लोहे को मैग्नेट के ऊपर रख दो और उस लोहे को उठा के फिर किसी और लोहे के पास ले जाओ, उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। या आप नेल से ट्राई कर सकते हैं, ये वाला एक्सपेरिमेंट घर पे करना, आप कर सकते हैं ट्राई, तो कुछ देर बाद वो दूसरे को अट्रैक्ट करता है। सुनो ध्यान से, उस लोहे ने थोड़ी देर के लिए क्या कर लिया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया ना। उस लोहे ने थोड़ी देर के लिए कौन सी प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, समझ रहे हो। लेकिन कुछ देर बाद वो लोहा फिर से उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो जो कील है, वो जो नेल है, कुछ देर बाद देखोगे फिर दूसरे नेल को अट्रैक्ट कराओगे तो नहीं करेगा, समझ में आ रहा है। तो अगर नहीं करेगा तो अब क्या हो गया, तो वो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसने एक्वायर किया था वो उसने खो दिया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, उसने उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो दिया। तो देखो अब इसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं, जैसे जब उसने एक्वायर किया था इसको बोलते हैं मैग्नेटाइज होना, क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटाइज होना। और जब उसने खो दिया तो उसको बोलते हैं डीमैग्नेटाइज, ठीक है ना, मैग्नेटाइज होना और डीमैग्नेटाइज होना। तो जिस लोहे को मैग्नेटाइज करना आसान हो और मैग्नेटाइज हो जाने पर उसको डीमैग्नेटाइज करना आसान हो, ऐसा लोहा सॉफ्ट आयरन, समझ में आया ना। जिसको मैग्नेट बनाना आसान हो और अगर मैग्नेट बन जाए तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फिर हटाना आसान हो, ऐसे आयरन को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉफ्ट आयरन। अब हार्ड आयरन क्या होता है, हार्ड आयरन का मतलब पहले तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर ही नहीं करेगा, लेकिन अगर जबरदस्ती तुमने उसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जल्दी छोड़ेगा। तो ऐसे लोहों का इस्तेमाल, जिनको हार्ड आयरन कहते हैं, ऐसे आयरन का इस्तेमाल परमानेंट मैग्नेट बनाने में किया जाता है। क्योंकि परमानेंट मैग्नेट में एक बार प्रॉपर्टी आ गई तो हमेशा के लिए रहती कि नहीं रहती है, समझ में आना ना। ये सॉफ्ट, देखो तुम क्या बेटा, बेटा आप अभी नहीं डिसाइड कर सकते, इसके लिए आप 12th आपका इंतजार करेगा, 12th में आप आइए तो उसमें आपको बताया जाएगा। इसमें ग्राफ होता है, हिस्टेरेसिस लूप होता है, उससे डिसाइड किया जाता है, ठीक है ना, आप ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक है। हालांकि कुछ कैटेगरीज बनाई गई कि ये इसमें आता है, ये इसमें आता है अदर, जैसे जो आयरन का जो ऑक्साइड ओर है वो सॉफ्ट आयरन है, ठीक है ना, या ये सब सॉफ्ट आयरन है, ठीक है ना, आयरन जो नॉर्मली मिलता है वो। क्लियर, इसमें सॉफ्ट आयरन का मतलब क्लियर है ना। अब सुनो इसमें होता क्या है, तो बच्चों जैसे मान लो
आपको बताया था ना मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। क्या यूनिट होती है, टेस्ला। तो देखो जो कोई भी सॉफ्ट आयरन होता है ना, तो वो कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है। देखो थोड़ी बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझना। और बेसिक से बताऊं, मतलब थोड़ा समझ, अगर इंटरेस्ट है तो थोड़ा और बताऊंगा अच्छे से। जैसे बच्चों देखो, चार्ज जब फ्लो करता है तो क्या बनता है, करंट बनता है। देखो ये सब समझ, ये सब ऐसे इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ, मजे के लिए। चार्ज जब फ्लो करता है तो क्या बनता है, करंट बनता है, करंट बनता है। तो अभी आपने पढ़ा कि करंट जब फ्लो करता है तो क्या बनता है, मैग्नेटिज्म बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। पता है कि नहीं बनता, अभी पीछे पढ़ा हमने। तो देखो बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एटम है, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो चार्ज घूम रहा है ना। तो जब चार्ज घूम रहा है तो चार्ज क्या बनाएगा, करंट। चार्ज क्या बनाएगा, करंट। अब जब वो करंट बना तो करंट के कारण क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर, हर ऑब्जेक्ट के अंदर छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं, छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं। हम सब, आप सब लोगों के अंदर छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं, जो रैंडम डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। रैंडम डायरेक्शन में मतलब कोई इधर है कोई इधर है, कोई मतलब नहीं है, ऐसे रैंडम डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। तो जब ये रैंडम डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, छोटे छोटे मैग्नेट क्यों बने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा था एटम के अंदर। अब ऐसे अलाइन होते हैं। अब जैसे ही हमने बाहर से फील्ड ऑन कर दिया, फील्ड ऑन कर दिया, ये सब एक ही डायरेक्शन में प्रॉपर अलाइन हो जाते हैं, प्रॉपर अलाइन होते हैं। तो जो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे थे, वो उन सब का इफेक्ट क्या होता है, जुड़ जाता है। उन सब का इफेक्ट क्या होता है, जुड़ जाता है। तो मैग्नेट की तरह वो काम करने लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर जिसको ये सब नहीं समझ में आ रहा, ज्यादा दिमाग को स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लो। हाँ, बेटा क्योंकि उसमें उसमें एटम फ्री टू मूव होना चाहिए ना। ये तो भाई, ये भी तो बात समझो, एटम कितना फ्री टू मूव है। भाई अपनी जगह वो हिल सकता है कि नहीं हिल सकता है, ये भी तो एक फैक्टर है। नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन बेटा, इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो डिपेंड करता है केमिस्ट्री के ऊपर उसके। ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन ओरिएंट हो सकते हैं कि नहीं। इसी को पोलर, और जब आगे पढ़ोगे तो डाइपोल बोलते हैं इसी को। तो अभी उधर नहीं जाते हम लोग, इतना बात समझ में आया बच्चों। ये हाँ, तो बच्चों देखो, एक ये बहुत पावरफुल मैग्नेट होता है। जैसे मान लो अकेला सोलेनाइड होता, अकेला सोलेनाइड होता, तो वो मान लो 1 टेस्ला फील्ड जनरेट कर रहा है, अकेला सोलेनाइड। अब इसके अंदर ये सॉफ्ट आयरन डाल दो, ये सीधे जनरेट करने लगेगा 2000 टेस्ला। समझ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। 1 टेस्ला इसका, और अपना 1999 टेस्ला अपना। तो ये इतना पावरफुल होता है कि इट कैन लिफ्ट द कार। बच्चे कार वगैरह को, ट्रेन वगैरह को ये लिफ्ट कर सकता है, इतना पावरफुल होता है। क्योंकि सीधे देख रहे हो, आयरन रॉड डालने से मैग्नेटिक फील्ड 1000 गुना, 2000 गुना, 3000 गुना, इतने टाइम्स बढ़ती है। जो सोलेनाइड में फील्ड होता है उसका कितने टाइम्स बढ़ता है, समझ में आ रहा है। तो बच्चों अब इसमें एक लास्ट टॉपिक है, वो लिख लीजिए। बस इसमें इतना ही है, पूछा क्या है बता देना, ड्राइंग बना देना, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बच्चों पर एक तो हेडिंग डालो अब इसमें लास्ट, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट वर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेट। हेडिंग डालो परमानेंट मैग्नेट वर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट वर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बच्चों पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट ही लिखना, इस तरफ ऐसे बनाना, 3 ही पॉइंट लिखवाएंगे तो ज्यादा बड़ा आप लाइन मत खींचिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इधर लिख लेना परमानेंट मैग्नेट। बच्चों इधर लिख लेना परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। देखो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, तो इसमें देखो, इट्स इट्स स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड। अरे इसका उल्टा बस उधर लिखते जाना है, इट्स स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड, इट्स स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर लिखना बच्चों, इट्स स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द करंट। इट्स स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द करंट। इट्स स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द करंट। इट्स स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द करंट। समझ में आ रहा है ना बच्चों। अगर तुम 1 टेस्ला बन रहा था तो 2000 मिल रहा था, तुम 2 टेस्ला बनाने लगो 4000 मिलने लगेगा। 3 टेस्ला बनाने लगो तो मैं सोलेनाइड के अंदर करंट डबल कर दूंगा तो पूरा फील्ड डबल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अंदर लिख लो, इट्स स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज। परमानेंट मैग्नेट एक बार बन गया तो उसका स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज, इट कैन नॉट बी चेंज, इट्स स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। कुल मिला जुला के हम यहाँ परमानेंट मैग्नेट की बेइज्जती करेंगे और कुछ नहीं।
ठीक है ना, सब इसको अच्छा कहेंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे। सेकेंड, its polarity can be reversed. Its polarity can be reversed. Its polarity can be reversed by changing. Its polarity can be reversed. Its polarity can be reversed by changing. Its polarity can be reversed by changing the direction of current. Its polarity can be reversed by changing the direction of current. Its polarity can be reversed by changing the direction of current. Its polarity can be reversed by changing the direction of current. Its polarity can be reversed by changing the direction of current. ठीक है बच्चों, इसकी पोलैरिटी को चेंज किया जा सकता है कैसे? डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करके। समझ में आ रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करके। ये क्लियर है ना? जैसे बच्चों जिधर अभी नॉर्थ बन रहा है उधर मैं अभी साउथ बना सकता हूं। कैसे? करंट उल्टा कर दो तो अभी जिधर क्लॉकवाइज दिख रहा है उधर क्या दिखने लगेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पोलैरिटी चेंज कर दो, उसमें लिख लो इट्स पोलैरिटी कैन नॉट बी चेंज। उसकी पोलैरिटी हम नहीं बदल सकते। एक बार अगर बन गया जिधर नॉर्थ है उधर नॉर्थ है, जिधर साउथ है उधर साउथ है। तीसरा लिखो बच्चों इसके अंदर, तीसरा और लास्ट, इसके अंदर तीसरा और लास्ट, इट कैन बी स्विच्ड ऑफ। 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 और परमानेंट मैग्नेट एक बार बन गया, इट कैन बी स्विच्ड ऑफ, मतलब इसे बंद किया जा सकता है। इट कैन बी स्विच्ड ऑफ। परमानेंट मैग्नेट के अंदर लिख लो इट कैन नॉट बी स्विच्ड ऑफ। इट कैन नॉट बी स्विच्ड ऑफ। अब स्विच ऑफ होना भी एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी बच्चों? जैसे मान लो कूड़े का ढेर है, उसके ऊपर मैं लेके गया मैग्नेट को और आयरन को पिक कर लिया। भाई कूड़े के ढेर से मैं जो आयरन निकालना है, मान लो कि आयरन का कोई एलिमेंट हो, तो कूड़े के ढेर के पास आयरन को मैग्नेट को लेके गया, मैग्नेट को ऑन किया, सारे आयरन चिपक गए ना। अब उसको कहीं और ले जाके रखना भी तो होगा, तो रखने के लिए तो मैग्नेट बंद करना पड़ेगा, तो अपने आप नीचे गिर जाएगा। अब अगर मान लो मैंने परमानेंट मैग्नेट से उठाया होता तब तो दिक्कत होता, तब तो आपको निकालना पड़ता है एक एक लोहे के पीसेस। समझ रहे ना? तो स्विच ऑफ होना भी एक प्रॉपर्टी है इसके अंदर। ठीक, तो हमारा फर्स्ट सेगमेंट ओवर हो गया बच्चों। अब जल्दी से हम लोग दूसरा सेगमेंट करते हैं। फर्स्ट सेगमेंट ओवर हो गया। फर्स्ट सेगमेंट में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिज्म को कैसे प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना? उसमें अलग अलग केस पढ़ा, स्ट्रेट वायर का, सर्कुलर लूप का, सोलेनॉइड का, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। चार चीजें उसके अंदर थी। एक रूल भी पढ़ा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है ना? और कुछ फॉर्मूले पढ़े। फॉर्मूले होता है इनडायरेक्ट वे में, रेशियो वाले सवाल। ठीक है ना? याद है ना सबको? रेशियो वाले वो क्वेश्चन भी करे थे। अब लिखो फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ए, ये सेकेंड सेगमेंट है, ये लास्ट सेगमेंट है। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर inside a magnetic field, inside a magnetic field, force on a current carrying conductor inside a magnetic field। अब इस पूरे सेगमेंट में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लगेगा इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखो बच्चों पहले समझाता हूं मैं आपको। जैसे देखो बेटा ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश किया हूं। जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है ना? क्लियर है ना सबको? मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जा रहा है। तो बेटा जब ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और इसके अंदर मान लो एक वायर है जिसके अंदर करंट आई है, ठीक है? तो बेटा इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, इस वायर के ऊपर एक फोर्स लगेगा। अब क्वेश्चन है, जैसे हालांकि आपको यहाँ एक्सप्लेन तो नहीं करना है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा फोर्स क्यों लगेगा। कोई मुझसे पूछे सर फोर्स क्यों लगेगा, ये जब मैग्नेटिक ये वायर है तो इसके ऊपर फोर्स क्यों लगेगा? तो बेटा फोर्स क्यों लगेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है तो एक मैग्नेट से ही तो निकला होगा, अरे निकला होगा कि नहीं हो निकला होगा? तो बेटा यानी ये मैग्नेट का इन्फ्लुएंस इधर है। और हमने अभी पढ़ा है कि करंट कैरिंग वायर भी क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिज्म। तो बताओ करंट कैरिंग वायर भी तो एक मैग्नेट बनाया, एक मैग्नेट पहले से था जिसकी फील्ड थी, एक और मैग्नेट आ गया, तो दो मैग्नेट आ गया तो फोर्स नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए, तो लग रहा है। समझ में आया ना? तो इसीलिए कोई भी करंट कैरिंग वायर जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा बात? ये इसमें कोई डाउट है फोर्स क्यों लगेगा? ये बात पहले क्लियर है? तो बेटा इस फोर्स की स्टडी नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर बेटा? नहीं क्लियर है? अच्छा सुनो ध्यान से, मैं एक बात बताऊं मुझे कि अगर एक मैग्नेट है,
एक मैग्नेट है बेटा, इसके बगल में मैं एक और मैग्नेट लगाऊं, तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा इसको या नहीं होगा? होगा बेटा ना, फोर्स एक्सपीरियंस होगा इसको। हाँ, रिपल करेगा, चाहे रिपल चाहे अट्रैक्ट करेगा, कुछ करेगा ना, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस होगा। इसका मतलब क्या है बेटा, कि इसने अपनी एक फील्ड क्रिएट की थी, उस फील्ड में आया तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा। अब यहां देखो बेटा, ये बी जो प्रोड्यूस हुआ है वो किसी न किसी मैग्नेट से ही हुआ होगा, भाई बी तो मैग्नेट से ही निकलता है, यानी एक मैग्नेट का इन्फ्लुएंस है बेटा, यहाँ फील्ड बन रहा है मतलब ये वाले मैग्नेट का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। अब इस इन्फ्लुएंस में कोई और मैग्नेट आएगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, कोई और मैग्नेट आएगा तो बोलोगे सर यहाँ मैग्नेट थोड़ी आया है, यहाँ तो वायर आया है। लेकिन बेटा अभी आपने पिछले सेगमेंट में क्या पढ़ा कि एवरी करंट कैरी वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म, तो ये वायर भी खुद एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। तो एक मैग्नेट पहले से था, उसके अंदर एक और मैग्नेट आया तो बेटा फोर्स तो लगना ही था। अब कौन सा फोर्स लगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन रीजन अगर एक समझना हो तो ये उसका एक रीजन है। हालांकि आपसे रीजन नहीं पूछा जाएगा, आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट बताया है कि फोर्स लगता है और वो फोर्स कैसे लगता है उसकी स्टडी बताई गई, समझ में ना, डायरेक्ट ये बात बताई गई कि फोर्स बस लगता है। ये फोर्स किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, इधर ध्यान से देखना बच्चों, ये लेंथ है, ओहो देखो इधर ध्यान से, ये लेंथ एल है मान लो, ये कौन सा लेंथ है, इधर ध्यान दो बेटा सब लोग, ये कौन सा लेंथ है, ये वो लेंथ है वायर का जो इसके अंदर है, ये टोटल लेंथ ऑफ द वायर नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पे जब इसकी स्टडी की गई तो पाया गया, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं क्या, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो बेटा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला निकला F इक्वल टू बिल साइन थीटा, वैसे ILB साइन थीटा बोलते हैं लेकिन जानबूझ के बिल बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, वैसे ILB साइन थीटा होता है, ठीक है ना, बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा। अब सुनो ध्यान से, बिल साइन थीटा, बी क्या है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, आई क्या है करेंट, एल क्या है लेंथ ऑफ वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल ही लिख लूं क्या क्योंकि वहां स्मॉल आई बनाया है मैंने, तो यहां भी स्मॉल ही लिख ले रहा हूं, बिल साइन थीटा। तो बेटा बी क्या है, बी है मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या है, बी है मैग्नेटिक फील्ड, बेटा बी है मैग्नेटिक फील्ड। आई क्या है, देखो ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं है, मैं साफ साफ बात बता दे रहा हूं, लेकिन इस पे क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन आएगा तो अब तुम्हें हर बार मैं सिखाऊं कि एफ आई पे डिपेंड करता है, एल पे डिपेंड करता है, बी पे डिपेंड करता है, इससे अच्छा मैं डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला बता दूं और उस फॉर्मूले में देख लो क्या क्या डिपेंड करता है। एफ पे डिपेंड, आई क्या है, आई है बच्चों करंट, एनसीआर मत लिख देना एग्जाम में क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं, एनसीईआरटी क्या लिखा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, स्टेटमेंट में ऐसे लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंट एक दिखाया हुआ है, एक एक्टिविटी करके दिखाई हुई है, तुम्हें मैं डायरेक्ट ये बता दे रहा हूं ना, इससे तुम्हें समझने में आसानी होगी, बस ये तुम लिखना मत फॉर्मूला एग्जाम में, बस याद रखना कि यही होता है, बी बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगा, आई बढ़ाऊंगा बढ़ेगा, एल बढ़ाऊंगा बढ़ेगा, याद रखना बस। अभी बता रहा हूँ बेटा, अभी बता रहा हूँ, पहुंचने दो थीटा तक, ठीक है ना, ये अभी ऐसे है। तो आई बच्चों एल क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, देखो एल को समझना है, वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आपको टोटल लेंथ ऑफ वायर नहीं लेना है, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जैसे मैं अगर इसी वायर का डबल लेंथ इसमें रख दूं तो डबल फोर्स हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, तो बेटा ये वो लेंथ है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, टोटल लेंथ वायर का नहीं, बात समझ में आ रहा है ना, अंतर समझना बच्चों, एल क्या है वहां पे, क्लियर। अब लास्ट में देखो थीटा क्या है, तो बेटा थीटा इज द एंगल बिटवीन आई एंड एल, आई एंड एल, थीटा इज द एंगल बिटवीन आई एंड करंट और लेंथ के बीच में एंगल, थीटा किसके बीच में एंगल है, करंट और लेंथ के बीच, करंट और लेंथ के बीच में, क्लियर, लिख लो लिख लो, एकदम बता रहा हूं एक झटके में खत्म होगा ये बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक 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 चल रहा है बच्चों, जल्दी बताओ बच्चों, फोर्स की यूनिट न्यूटन में पूछा उछा नहीं जाएगा, बस इतना याद रखना किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब सुनो ध्यान से, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है धुरंधरो बताओ, साइन जीरो की वैल्यू क्या होता है, तो ऊपर मत देखो, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है जीरो, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है जीरो, साइन 91 होता है,
कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो साइन 0 क्या होता है? 0 0 होता है ना। अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत कर दिया बच्चों तो फिर आना मत मेरे पास, मैं भी बता रहा हूं एकदम ध्यान से कि अगर क्वेश्चन बोले बच्चों कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो बताओ इसमें फोर्स कितना लगेगा? तो बेटा करंट और मैग्नेटिक फील्ड जब एक ही डायरेक्शन में है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? सॉरी मिस्टेक हो गया, बी कर लेना है यहाँ पे बच्चों, बी कर लेना। अरे आई और एल तो सेम डायरेक्शन में होंगे ना, बी कर लेना, करेक्ट कर लेना थोड़ा बच्चों। यहाँ बी था, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पीछे मिस्टेक कर दिया था मैंने, ऊपर यहाँ बी था, ठीक है ना, बी। सुनो, अगर करंट और बी दोनों सेम डायरेक्शन में तो थीटा क्या हो जाएगा? 0, और साइन 0 क्या होता है? तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0। ये सवाल बहुत बार आ चुका है कि मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग वायर आर पैरेलल टू ईच अदर, देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द वायर विल बी। मैग्नेटिक फील्ड, देखो अगर एनसीईआरटी को बहुत घुस के पढ़ोगे तब जाके ये बात समझ में आएगी, बहुत छोटे पैराग्राफ में ये बात लिखा है लेकिन ये बहुत बार पूछा गया है। मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग वायर अगर पैरेलल हो तो बच्चों यहां पे आपको फील्ड कितना होगा, फोर्स कितना होगा? 0, क्योंकि साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। बच्चों आपको अभी पता नहीं है सर, ये थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, ठीक है ना बच्चों। एक बात, एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ भाई, मैं सोच रहा हूँ बगल वाली क्लास में सर, बच्चों एक मिनट, मैं मैथ्स वाले सर की क्लास है लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बगल वाले क्लासरूम में करा दूँ, थोड़ा खत्म हो जाएगा, 10 मिनट 15 मिनट रुकोगे खत्म हो जाएगा टॉपिक, ठीक है ना, 10 से 15 मिनट। ठीक है, बात हो गई, खत्म कर, 10-15 मिनट रुक जाओगे खत्म हो जाएगा, एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं, लेकिन की पॉइंट पे समझ, ये उतना बड़ा टॉपिक नहीं जितना पिछला वाला टॉपिक, ठीक है, सुनो ध्यान से। बेटा अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन 0 कितना हो जाएगा? अरे ऊपर चला गया लेकिन तुम्हें पता है ना साइन 0 कितना हो जाएगा? 0। तो बेटा थीटा 0 तो साइन 0 क्या होता है? साइन 0 0 होता है, इसीलिए बच्चों एफ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। समझ में आया ना। अब अगर एक और बात बता रहा हूं जो आपको अभी पता नहीं होगा, आप पढ़ लेंगे 11th में, अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल में बेटा तो थीटा होता है 180, थीटा क्या होता है? 180 डिग्री। कैसे? इस बी को पकड़ो और पूरा घुमा दो, बी इधर हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा डायग्राम, बी का इधर हो जाएगा और आई का इधर हो जाएगा, तो ये एंगल कितना बना? 180। ये एंगल कितना बना? 180 डिग्री। तो यहाँ बी और आई कितना है? 180 डिग्री। तो बच्चों अभी आपको पता नहीं लेकिन मैं ये भी बता दूं साइन 180 भी कितना होता है? 0। तो बच्चों यहाँ भी एफ कितना आएगा? 0। तो याद रखना, अगर वायर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो फोर्स क्या आएगा? 0। ठीक है ना, वायर का एंटी या एंटी पैरेलल है तो फोर्स आएगा 0। क्वेश्चन हटा के नोट कर लो इसको, नोट कर, लिखो 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 लिखो, नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत करोगे तब फिर ये क्रक्स निकाल पाओगे। ठीक है, फोर्स दोनों ही केस में 0 होगा चाहे पैरेलल। हाँ बेटा, तो एक के ऊपर एक हो बेटा तो थीटा 0। बेटा देखो ये नहीं समझना है कि पैरेलल का मतलब एक दूसरे के एक एक के ऊपर एक भी हो जाए तो भी थीटा क्या होगा? 0। ठीक है ना, आप ऐसा मत समझना दूरी दूरी एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर जाए तो भी थीटा क्या होगा? 0 0 होगा। तो ठीक है, ये पहला केस था मान लो, ठीक है। दूसरा इसमें देखते बच्चों नीचे, ये फोर्स 0 वाला केस हो गया। अब देखो अगर बी की बात करूं, बी की,
अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो तो थीटा कितना होगा 90। तो बच्चों साइन थीटा क्या होगा मैक्सिमम, साइन थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है 1। तो बेटा अगर साइन थीटा मैक्सिमम होगा यानी साइन थीटा अपने मैक्सिमम वैल्यू को 1 पाएगा तो उस समय फोर्स भी मैक्सिमम होगा, F विल बी आल्सो मैक्सिमम। बच्चों F मैक्सिमम होगा उस समय, F क्या होगा मैक्सिमम। हालांकि आप ऊपर निकाल भी सकते हो, साइन थीटा 1 हो जाएगा तो F कितना हो जाएगा बिल, तो उस समय F कितना हो जाएगा बिल हो जाएगा, समझा ना, F हो जाएगा थीटा 360 का मतलब 0। और बेटा वैसे भी जब आप दो दो चीज के बीच में एंगल निकालते हैं तो हमेशा 0 से 180 के बीच में होता है। जैसे मान लो अगर ऐसे करके अब ऐसे ऐसे करके वो 360 में नहीं जाएगा, अगर आप नीचे जाओगे तो हम मिनिमम वाला एंगल लेने लगेंगे, वो 0 से 180 के बीच में होता है, वो उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्लियर 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 बच्चों, बताओ यहाँ तक कोई डाउट हो बताओ। देखो तुम फॉर्मूला याद रखना, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ फॉर्मूला लिखना मत, लेकिन अगर फॉर्मूला याद करके समझ लो बहुत चीज क्लियर हो जाएगी, तुम कभी कंफ्यूज नहीं रहो, समझ में ना। आप अब जैसे किसी के दिमाग में क्वेश्चन है कि सर थीटा 30 होता तो क्या होता, थीटा 60 होता तो क्या होता, ठीक है ना। तो याद रखो थीटा 30 और 60 के लिए तुम्हें 12 तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपके सिलेबस में ये दोनों क्वेश्चन मैं बोर्ड पीवाईक्यूज में दिखा दूंगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और सारा क्वेश्चन बाकी थीटा 90 पे होगा, सारा क्वेश्चन। हाँ बेटा 1/2 करके निकाल सकते हो, लेकिन सिलेबस का पार्ट नहीं। आपके सिलेबस में 0 180 90 है, 0 180 पे 0 होता है, 90 पे मैक्सिमम होता है। तो बोलेगा क्वेश्चन पूछेगा कि डिस्क्राइब द कंडीशन व्हेन फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इज मैक्सिमम, तुरंत बोलना व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डिस्क्राइब द कंडीशन व्हेन फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इज मिनिमम, तुरंत बोलना व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग वायर आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना। मिनिमम पूछे तो पैरेलल एंटी पैरेलल, मैक्सिमम पूछे तो 90। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। अब सुनो, अब आपके बच्चों यहाँ पे एक रूल पढ़ना है, उसका नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब एक रूल पढ़ना है बेटा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बच्चों ये रूल आप तभी, जैसे आप पूछे ना आपकी सर हमारे सिलेबस में बाकी थीटा क्यों नहीं है, क्योंकि बाकी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपके सिलेबस में लगाना है। और आपके सिलेबस में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तभी लग सकता है जब थीटा 90 हो, थीटा जब 90 ना हो तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लग ही नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं। तो बच्चों इसके बारे में लिख लो, ये क्या बताता है बच्चों, इट टेल अस अबाउट, इट टेल अस अबाउट, इट टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ, it tell us about the direction of, it tell us about the direction of, it tell us about the direction of magnetic force, magnetic force on a current carrying wire, on a current carrying wire inside the magnetic field. It tell us about the direction of magnetic force on a current carrying wire inside the magnetic field, inside the magnetic field, inside the magnetic field. It tell us about the direction of current carrying wire inside the magnetic field. समझ में आ रहा है, inside the magnetic field, हाँ इनसाइड, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। बेटा जो फोर्स आपने पढ़ा ना उसका डायरेक्शन क्या होगा। अभी तक हम फोर्स के किसकी बात कर रहे थे, वैल्यू की। बच्चों अभी तक पीछे जो भी डिस्कशन किया उसमें हम क्या बात कर रहे थे, वैल्यू, वैल्यू जीरो कब होता है, मैक्सिमम कब होता है, वैल्यू की बात कर रहे थे। अब हम जो बात करेंगे किसकी करेंगे, डायरेक्शन की। अब किसकी बात करेंगे बेटा, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए इट इज, इसमें एक लाइन छोड़ो बेटा, इट स्टेट्स दैट, एक लाइन छोड़ के लिखो, इट स्टेट्स दैट पॉइंट द थंब, it states that point the thumb comma index finger comma index finger and the middle finger, point the thumb comma index finger and the middle finger of your left hand, point the thumb comma index finger and middle finger of your left hand, of your left hand in mutually, in mutually, in mutually, देखो मैं क्यों लिखवा रहा हूं डेफिनेशन,
क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन लिखने को आएगा, बाकी यूज करना सब सीख लेते हैं, डेफिनेशन कैसे लिखोगे? इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है ना? लिखो फुल स्टॉप, उसके बाद लिखो इफ, मैं समझा भी दूंगा, घबरा मत। इफ 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 index finger, if index finger represent, if index finger represent the direction of magnetic field, the direction of magnetic field, and the middle finger, and the middle finger represent, and the middle finger represent, and the middle finger represent the direction of, and the middle finger represent the direction of current, direction of current, direction of current, and middle finger will, middle finger represent the direction of current, then force will be given by, then the direction of force, then the direction of force, then the direction of force will be given by, क्या हो बोलो, पीछे पीछे पढ़ो, पीछे पढ़ो, पीछे, हाँ, current, direction of current, then direction of current, then thumb will represent, then thumb will represent the direction of force, then thumb will represent the direction of force, अरे कुछ भी लिखो, मतलब thumb represent करेगा direction of force, then thumb will represent the direction of force। देखो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि कुछ टर्म आप समझ जाओ बच्चों। इसका नाम क्या लिखोगे? थंब लिखोगे। पहले लेफ्ट हैंड, जब आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल डिसाइड करें, देखो ये मत देखो कि सर इतना बड़ा पैराग्राफ है याद कैसे करेंगे, याद मत करो, मैं जो बात बता रहा हूँ साफ साफ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पहला क्या बताता है? पहला क्वेश्चन यही है, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? पहले वो लिखवाया। दूसरा कैसे बताता है? तो वो जो बताता है कि अपने बाएं हाथ का, दाहिना नहीं लिखना पड़ेगा, बाएं हाथ का थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर एक दूसरे के म्यूचुअली, वर्ड म्यूचुअली, ये छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? किन्हीं भी दो को लोगे वो आपस में 90, ये थंब और इंडेक्स फिंगर 90 डिग्री एंगल, थंब और मिडिल फिंगर देख लो 90, सॉरी इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर 90 डिग्री एंगल, थंब और मिडिल फिंगर 90 डिग्री एंगल, थंब और मिडिल फिंगर चेक करो 90 डिग्री एंगल। तो तीनों एक दूसरे के क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। किन्हीं भी दो के बीच में एंगल देखो वो 90 है, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? म्यूचुअल परपेंडिकुलर। किन्हीं भी दो को लोगे, किसी भी दो पेयर के बीच में, उनके बीच में एंगल आपका क्या आएगा? 90 है। आ रहा है बेटा? हाँ, तो किन्हीं भी दो के बीच में, अब सुनो बच्चों डायरेक्ट क्या देखो, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। फादर, फादर का पहला लेटर क्या है? एफ, एफ मतलब फोर्स। मदर का पहला लेटर क्या है? एम, एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड। बेटा थंब, अरे याद करने के लिए बता रहा हूं, फोर्स, थंब क्या देता है बेटा? मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देता है। अरे यूज करना है ना आगे हमें, तो थंब किसका डायरेक्शन देता है? फोर्स का। तो फोर्स का पहला लेटर क्या है? एफ। फादर का पहला लेटर क्या है? एफ। तो ऐसे याद रख लेते हैं हम लोग, ऐसे हाथ करते हैं, बोलते हैं फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। मतलब थंब हो गया फादर, इंडेक्स फिंगर हो गया मदर, और ये मिडिल फिंगर हो गया चाइल्ड। तो यानी फोर्स का डायरेक्शन थंब देगा, मदर से एम होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इंडेक्स फिंगर देगा, और चाइल्ड सी से होता है तो करंट का डायरेक्शन कौन देगा? करंट का डायरेक्शन मिडिल फिंगर देगा। तो फादर मदर चाइल्ड से याद रख लो, तुरंत याद हो जाएगा। समझ में आएंगे नहीं? फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, फादर मदर चाइल्ड, पहला पहला लेटर है सबका, फादर मदर चाइल्ड। ठीक है? क्लियर? क्लियर? फादर मदर चाइल्ड। अब देख लो, अब ऊपर जो अभी आया था उसको कर लेते हैं। परेशान तो नहीं हो तुम लोग? ये आखिरी बाजी है। परेशान परेशान हो? स्कूटी लाई है ना इसको, स्कूटी से चले जाओगे ना, स्कूटी लाए ना आप, इसलिए मैं जानबूझ के लेट खींच रहा हूँ। थोड़ा देर रुक जाओगे खत्म हो जाएगा ये कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ा सा बचा, बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा। अब ये डायरेक्शन बताना है कैसे निकला, इधर ध्यान से दो। इस वाले केस में
ये वायर पे फोर्स तो लगेगा, अब हमें जज करना है कि फोर्स किधर लगेगा। तो बच्चों सब लोग अपने नोटबुक पे बनाए हो ना ये डायग्राम, नोटबुक पे डायग्राम बनाए हो ना, बनाए हो नहीं बनाए हो? अगर बनाए हो तो अपने नोटबुक पे करना। गधा कहीं का तुम लोग ये डायग्राम ही नहीं बनाया, उधर लिख डाला पूरा, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि आई क्या है एल क्या है? ये डायग्राम बना के लिखना तो भाई, ये सब तुम्हें क्या कर रहे हो तुम लोग? गजब हाल है भाई साहब। अरे डायग्राम बनाए थोड़ा अच्छा फील रहे, दिखे, आदमी समझ पाए। तुम लोग बिना डायग्राम पूरा फॉर्मूला लिख डाले। एल क्या है मतलब इसी में तो देखो ना, यहाँ थीटा क्या है बच्चों, यहाँ थीटा आई और बी, बी के बीच में होता है। आई और बी के बीच में थीटा यहाँ कितना है, 90 है, 90 है ना। तो आपको केवल 90 वाला केस आएगा या जीरो वाला या 180 वाला, समझ में आ रहा है? 90 वाला, जीरो वाला, 180 वाला। अभी तो ध्यान सुनो, इस पे फोर्स निकालना है अपना। सब लोग नोटबुक पे बना लिया ना सब लोगों ने? अब अपने नोटबुक पे करना, मैं बोर्ड पे एक बार करके दिखाता हूँ। अब अपना बायां हाथ निकालो, लेफ्ट हैंड, उसको फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर करो। अब सबसे पहले इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करो। इंडेक्स मदर होती है ना, इंडेक्स फिंगर मदर, तो मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कैसे, ऐसे है, देखो मैं ऐसे कर सकता हूँ अपने हाथ पर, कहीं कैसे भी कर सकता हूँ। अभी मुझे इंडेक्स फिंगर को किधर करना है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ऐसे कर लिया मैंने, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, तुम करके देखना, अभी समझ लो। मैं ऐसे कर लिया, ठीक है बच्चों। अब ऐसे कर लिया मुझे, तो मैंने इंडेक्स फिंगर तो ऐसे कर लिया, लेकिन ये जो चाइल्ड है ये करंट का डायरेक्शन है। चाइल्ड किसका डायरेक्शन है, करंट का। अब सुनो ध्यान से, अब तुमने इंडेक्स फिंगर सही कर लिया ना, अब सही कर लिया इंडेक्स फिंगर। अब इंडेक्स फिंगर को उधर ही रखे हुए, अब ऐसा नहीं कि तुम्हें अब इसको करंट की तरफ करना है तो तुम इंडेक्स फिंगर को छेड़ दो, नहीं। एक बार इंडेक्स फिंगर फिक्स हो गया तो अब अपने हाथ को ऐसे घुमा सकते हो कि नहीं घुमा सकते, एक डायरेक्शन में रख के ऐसे घुमा सकते हो ना चारों तरफ। तो मुझे अपने हाथ को इंडेक्स फिंगर उधर रखे हुए अपने हाथ को ऐसा घुमाना है कि मेरा मिडिल फिंगर करंट की तरफ हो जाए। ऐसे कर लूंगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अपने इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखे हुए अपने मिडिल फिंगर को ऐसा घुमाना है कि वो करंट की तरफ चला जाए, ठीक है ना? आप अपने हिसाब से करना, अपने नोटबुक के हिसाब से। तो मेरा थंब किधर चला गया, पीछे, मेरा थंब चला गया पीछे ना। तो बेटा यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इन टू द प्लेन ऑफ पेपर। क्रॉस मतलब इन टू द प्लेन ऑफ पेपर, इन टू द प्लेन ऑफ पेपर, इन टू द प्लेन ऑफ पेपर, इन टू द प्लेन ऑफ पेपर। आप करके देखो, आपका इन टू द प्लेन ऑफ पेपर आ रहा है कि नहीं? करके देखो पहले, इन टू द प्लेन ऑफ पेपर आ रहे हैं, करके दिखाओ जो यहाँ पे बैठे हो। अरे ऐसे रख के भी हो जाएगा भाई, ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ करो करो, नहीं नहीं नहीं, जाने नहीं देंगे, करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले पहले इंडेक्स फिंगर को फिक्स करो अपने पेपर पे, इंडेक्स फिंगर को फिक्स करो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। फिर उसका करंट किधर जा रहा है, करंट जा रहा है आपका उधर, देखो ऐसे करो, आपका हाथ ऐसे आ रहा होगा। बेटा कुंजल करंट उल्टा है, करंट आपका गलत जा रहा है, करंट ऊपर है ना। बेटा अपने नोटबुक में देखो, अपने नोटबुक में देखो, इधर ले आना नोटबुक यार। तुम्हें विजुलाइज हो गया? दिखाना जरा, करके दिखाना, करके दिखाओ, करके दिखाओ। पहले फिंगर सीधी करो, मिडिल फिंगर। हाँ हाँ ठीक है, और फिर करो। हाँ। ये गधा एकदम निकल गया यार एकदम। देखो देखो देखो, अरे घबराओ मत तुम लोग, घबराते क्यों बच्चों? देखो बेटा घबरा मत, इसको पहले सीधा कर, एकदम सीधा, ऐसे सीधा, ऐसे 90 डिग्री पे, जैसे बोला था ना तीनों, बंदूक चला बंदूक बेटा। इसको ऐसे कर लिया। अब देख बेटा, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये वाली सही फिंगर हमने पॉइंट कर लिया पॉइंट। अब इसको इधर रखे रखे बेटा, इसको ऐसा घुमाना है कि करंट की तरफ चला जाए। तो बेटा ऐसे घूमेगा ना, थोड़ा सा हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारा, ठीक है? ऐसे कर दिया, ऐसे जाएगा ना करंट की तरफ। अब देखो बेटा ये करंट की तरफ जा रहा है, और ये मिडिल फिंगर ऐसे, तो करंट की तरफ, तो ये अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है ना, तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रहा है। देखो इधर देखो, जिसका प्लेन ऑफ पेपर में गड़बड़ हो रहा है, मेरे हिसाब से आपको प्लेन ऑफ पेपर ऐसे ही दिख रहा होगा। अब कैमरा इफेक्ट है तो मैं देख लो बेटा, देख लो बेटा, मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है ना, इधर की तरफ जा रहा है ना, ठीक है। तो देखो मैंने पहले क्या किया, पहले मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स किया, फिक्स कर लिया मैंने। आप भी करो फिक्स, कुंजल फिक्स सही नहीं हुआ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो इंडेक्स से होता है ना, हाँ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने नोटबुक के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, ठीक है।
अब देखो बेटा, इधर मैग्नेटिक फील्ड रखे रखे अपने हाथ को ऐसे घुमाओ और ऐसा घुमाओ, ऐसा घुमाओ कि ये जो मिडिल फिंगर है वो करंट की तरफ चला जाए। घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ, टूट जाएगा थोड़ा सा लेकिन घुमाओ। हाँ, हो गया। तो थंब किधर जाएगा? इनवर्ट जाएगा ना, तो इनवर्ट जाएगा बेटा तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, पहले मिडिल फिंगर को फिक्स करो, मिडिल फिंगर को फिक्स करो किसके डायरेक्शन में? किसके डायरेक्शन में? सॉरी, इंडेक्स फिंगर को फिक्स करो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। फिर उधर इंडेक्स फिंगर को रखे रखे अपने हाथ को घुमाओ और ऐसा घुमाओ कि करंट, जो मिडिल फिंगर है वो करंट की तरफ आ जाए। तो ऑटोमेटिक जिधर थंब जाएगा वही हमारा क्या होगा बेटा? हाँ, ऑटोमेटिक जिधर थंब जाएगा, हाँ बेटा ठीक है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ऑटोमेटिक जिधर थंब जाएगा वही हमारा क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, क्लियर? गलती तो नहीं करोगे? नहीं करोगे ना गलती? ठीक है ना, क्लियर ना इसमें बच्चों? एक बात और, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है बच्चों, ये सुनो इधर, ऐसा ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में है बच्चों। एक बार प्रोटॉन ऐसे जा रहा है, एक बार प्रोटॉन ऐसे जा रहा है और एक बार इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ठीक है ना? बोला दोनों पे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो आपको बोल रहा है कि दोनों पे फोर्स का डायरेक्शन बताओ। तो बच्चों बस इतना याद रखना कि इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है, इतना याद रखना बेटा। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पहले पहले प्रोटॉन का निकालो, प्रोटॉन का निकालो। जिधर प्लस चार्ज, प्रोटॉन पे पता है ना प्लस होता है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है बेटा? माइनस होता है। तो प्रोटॉन जिधर जाता है, प्रोटॉन जिधर जाता है बेटा उधर ही आपका करंट का डायरेक्शन होता है। तो करंट का डायरेक्शन इधर किधर है? ऊपर वाला। तो पिछला वाला ही तो केस है बेटा। बेटा नहीं, गलत, आप बोर्ड के हिसाब से बना रहे हैं क्या? हाँ, तब करेक्ट है। बोर्ड के हिसाब से बना रहे हैं बेटा तो इसका इन आएगा। बोर्ड के हिसाब से फील्ड ऐसे है, देख लो, मैं डायरेक्ट, मैंने पहले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को अरेंज किया, सॉरी इंडेक्स फिंगर को अरेंज किया, फिर मैंने इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखे रखे अपने हाथ को मैंने घुमाया, ऐसा घुमाया कि मिडिल फिंगर करंट की तरफ आ जाए। तो मिडिल फिंगर करंट की तरफ आ गया तो थंब मेरा अंदर गया, यानी फील्ड लाइंस, इसका फोर्स किधर जाएगा? इसका फोर्स अंदर जाएगा, यानी इसका फोर्स होगा इन टू द प्लेन ऑफ पेपर। इसकी बारी, इसकी बारी, तो बेटा इसकी बारी। तो मुझे पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो करंट किधर मानूंगा मैं? नीचे। करंट किधर मानूंगा बेटा? नीचे। तो फिर से वही काम, इंडेक्स फिंगर फिक्स करो, इंडेक्स फिंगर फिक्स हो गया। अब मुझे क्या करना है? अपने हाथ को इस तरह से घुमाना है कि मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में चला जाए। बेटा करंट किधर जा रहा है? नीचे। करंट नीचे है ना, तो ऐसे कर दो बाहर को। हाँ बेटा, तो इधर इस डायरेक्शन, आउटसाइड द प्लेन, ठीक है ना? ठीक बच्चों, कोई डाउट? डाउट कोई तो बताओ। ये क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी में है, हाँ यहाँ पे है, ये इसके सॉल्व में है, ठीक है ना? इसको सॉल्व में है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है कि मास वेलोसिटी मोमेंटम में से क्या बदल सकता है? हाँ, तो सुनो एक बार, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? डायरेक्शन को चेंज करता है। तो जो जो चीज डायरेक्शन से बदलती होगी वो सब बदल जाएगा। ले आओ ले आओ, ये बेटा इंटेक्स एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। मैं सुनो सुनो ध्यान से, मैं बता रहा हूँ। Which are the following property of a proton can change while it move freely in a magnetic field? ये क्वेश्चन है कि कौन सी प्रॉपर्टी प्रोटॉन की चेंज हो सकती है। एग्जांपल मास, दूसरा है, पहला है मास, दूसरा है स्पीड, तीसरा है वेलोसिटी, चौथा है मोमेंटम। तो बोल रहा है कि विच आर द फॉलोइंग ऑफ द प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट्स मूव फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये बोल रहा है कि एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है, इसमें ऐसा नहीं समझना है कि एक ही करेक्ट है। तो बेटा जो जो चीज डायरेक्शन बदलने से बदलती है वो चीज बदल सकती है। जैसे सुनो ध्यान से बेटा, यहाँ पे प्रोटॉन पे फोर्स किधर है? अंदर ना। यहाँ पे प्रोटॉन पे फोर्स किधर है? अंदर। तो बेटा प्रोटॉन अगर मान लो ऊपर जा रहा था, तो जब फोर्स अंदर आएगा ना तो प्रोटॉन ऐसे घूम जाएगा, समझ रहे हो? ऐसे ऊपर जा रहा था, फोर्स अंदर आएगा तो प्रोटॉन घूम जाएगा।
जब प्रोटॉन घूम जाएगा तो उसका डायरेक्शन बदल गया कि नहीं? बेटा ऐसे कोई पार्टिकल आप सीधे दौड़ रहे हो, मैं आपको धक्का दे दूं दूसरी तरफ, लगातार धक्का दे दूं मतलब गिराने के पर्पज से, तो बेटा अब डायरेक्शन आपका चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, इस पे फोर्स आ जाएगा अंदर, तो प्रोटॉन ऐसे ऊपर जा रहा था, अचानक फोर्स आ गया, घूम गया, तो जब ये घूम गया तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया ना। जो जो चीज डायरेक्शन से चेंज होता है वो बदल जाएगा। तो डायरेक्शन से क्या चेंज होता है? वेलोसिटी, क्योंकि बच्चों बचपन में पढ़े होंगे वेलोसिटी में क्या होता है? स्पीड प्लस डायरेक्शन। और क्या बदल जाएगा? मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो बेटा हाँ तो मेरा मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा बेटा तो मोमेंटम भी बदल जाएगा। क्लियर है या नहीं है बेटा? क्लियर ना? मास और स्पीड चेंज नहीं होता है बच्चों। देखो मैग्नेटिक फोर्स कभी भी स्पीड को चेंज नहीं कर सकती। मैग्नेटिक फोर्स कैन नेवर चेंज स्पीड एनर्जी, ठीक है ना? एक नोट करके लिख ही लो तुम लोग, मैग्नेटिक फोर्स कैन नेवर चेंज, नोट करके लिख लो, मैग्नेटिक फोर्स कैन नेवर चेंज स्पीड, स्पीड एंड एनर्जी, speed and energy, but it will change the direction, but it will change the direction। स्पीड भी नहीं बदल सकता और एनर्जी भी नहीं बदल सकता, तो ये डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो जो जो डायरेक्शन बदलने से बदलता है उन सबको चेंज कर सकता है। कैन नेवर चेंज स्पीड एंड क्या बोला? एनर्जी, बट इट कैन चेंज द डायरेक्शन, इट कैन चेंज द डायरेक्शन, इट कैन चेंज। अब देखो अभी ये क्वेश्चन आया ना, अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक प्रोटॉन है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ दे देगा, जैसे मान लो उसका काइनेटिक एनर्जी कह देगा कुछ है, के है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तुम ये समझो कि सर ये तो पढ़े ही नहीं हमने, इतना बात याद रखना, एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। नहीं बेटा नहीं, मैंने लिख दिया ना, एनर्जी और स्पीड चेंज नहीं होता है, अब चाहे कोई भी एनर्जी। अरे अभी तो नोट करके लिखवाया ना बेटा, एनर्जी और स्पीड चेंज नहीं होता है, तो वही रहेगा जो पहले था। एग्जामिनर फंसाएगा, जो पहले था वो वही रहेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं हो, तो सेम चीज रहेगी। समझ आ रहा ना? कोई भी क्वेश्चन आए आपको डायरेक्शन से ऐसे करना है, ठीक है बच्चों? एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट है, एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट है ना, खत्म खत्म क्लास खत्म। बच्चों इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है पता है आपको? इसका इस वाले प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन कहाँ होता है? इस वाले प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन होता है मोटर में। किसमें होता है? मोटर में। मोटर में होता है। मोटर में क्या होता है? जैसे ही करंट देते हो फोर्स आ जाता है, घूमने लगता है कि नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड पहले से रहता है, करंट गया, फोर्स लगा, मोटर घूम गया। समझ रहे हो कि नहीं? ये उसी के ऊपर बेस्ड होता है। क्या बेटा? हाँ डोमेस्टिक सर्किट रह जाएगा, लेकिन मैग्नेटिज्म पूरा हो गया बेटा। डोमेस्टिक सर्किट ना मैग्नेटिज्म का पार्ट नहीं, वैसे इसमें आ गया है, लेकिन वो मैग्नेटिज्म वाला पार्ट पूरा हम लोग ने कर लिया, ठीक है ना? एक्सपेरिमेंट देख रहे हो बच्चों? एक एक्सपेरिमेंट ऐसे करके कुछ लटकाया टाइप का होगा, मैं बता रहा हूँ कहाँ पे है ये फिगर 12.12। अब जिनका पुराना बुक होगा बेटा, फिगर 13.12 देख रहे हैं ना? देख रहे हो ना? देख लिए ना? 13.12, 13.12 ठीक है, 13.12 फिगर 13.12 ठीक। तो बच्चों ये एक हॉर्सशू मैग्नेट है। देखो मुद्दे की बात बताता हूँ मैं तुम्हें, इस एक्सपेरिमेंट का क्या मुद्दा है मैं बताता हूँ, समझाऊं इसको? थक गए एकदम? चलो एक वीडियो दिखा के खत्म करते हैं। हॉर्सशू मैग्नेट पता है आपको? ये एक ऐसा शेप का मैग्नेट होता है, पता है बच्चों? ऐसे शेप का मैग्नेट होता है ना? तो देखो इधर, इसमें इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, सुनो ध्यान से बात को। हॉर्सशू मैग्नेट इधर नॉर्थ हो गया, इधर क्या हो गया? साउथ। तो फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के किधर जाएगी? साउथ जाएगी, ऐसे करके ऐसे जाती है इसमें फील्ड लाइंस ऐसे जाती है। अब अगर मान लो मैंने बीच में एक वायर रख दिया, बीच में एक वायर रख दिया, तो वायर के अंदर करंट भेज दिया, तो बेटा मैग्नेटिक, जैसे मान लो वायर मैंने ऐसे रखा और शू ऐसे था, शू के बीच में ऐसे वायर रख दिया, रख सकता हूं, तो बेटा इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा, फील कर रहे हो? ऐसे जा रहा होगा ना, और करंट अंदर जा रहा है मान लो, तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हो कि नहीं? जैसे शू को ऐसे रखा, शू को ऐसे रखा,
तो नॉर्थ टू साउथ फील्ड जा रहा है ऐसे, करंट जा रहा है अंदर, तो बेटा फोर्स का डायरेक्शन नहीं निकाल सकते। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करूंगा, करंट अंदर की तरफ, फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, ऊपर लगेगा बेटा। हाँ ठीक है, ऊपर बेटा लगेगा ना। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, करंट जा रहा है अंदर। बेटा करंट ऐसे करो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया। पहले मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स करो, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स कर लिया, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अब बेटा करंट किधर जा रहा है, अंदर, तो इधर रख के ऐसे घुमाओ। हाँ बस, हाँ उल्टा। बेटा करंट हो सकता है मेरे, करंट अंदर जा रहा है ना बेटा, अंदर जा रहा है, इसमें करंट अंदर जा रहा है। आप मेरे हिसाब से बना रहे हो क्या? अगर मेरे हिसाब से बना रहे हो बेटा तो फील्ड ऐसे है, फील्ड ऐसे है मेरा, फील्ड ऐसे है, और करंट मेरा अंदर जा रहा है, फील करना है इसको, ये अंदर जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऐसे है, तो ये वाला फिंगर मेरा बोर्ड के अंदर जाना चाहिए, तो ये ऐसे होना चाहिए। बेटा राइट हैंड तो नहीं यूज कर रहा? अरे मैं गलत यूज कर रहा हूँ क्या यार? कोई बात नहीं बच्चों, मेरे से मिस्टेक, माय मिस्टेक। ठीक है बच्चों, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, कुंजल आप सही कर रहे थे बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक, करेक्ट, करेक्ट, ठीक है ना। अब इसी का एक वीडियो यार, मेरे को, मैं जल्दी से रैप अप करने के लिए थोड़ा सा देख रहा था, बस एक एक लास्ट वीडियो दिखाऊंगा, कुछ लिखा होगा, ये जो बता रहा था उसी का, बस खत्म। इस ये एक्सपेरिमेंट वैसे ही है, जैसा मैंने आपको बताया था ना, ये एक्सपेरिमेंट वैसे ही है। एक हॉर्स शू मैग्नेट के बीच में ऐसे ऐसे करके वायर लटका हुआ है, तो जैसे ही करंट ऑन करेंगे ये अंदर या बाहर हो जाएगा, समझ रहे ना, ऐसे लटका हुआ है। ये इस एक्सपेरिमेंट में ऐसे हॉर्स शू मैग्नेट है, उसके बीच में देखो वायर लटका हुआ है, ऐसे बीच में वायर लटका हुआ है, वायर मतलब रॉड लटका, उसके ऊपर वायर गया है, तो करंट ऑन करोगे तो अंदर हो जाएगा या बाहर, जैसे हमारा ऊपर या नीचे हो जा रहा था। तो उसी को मैं एक्सप्लेन आपको दूसरे टर्म में किया। एक वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो दिखाने के साथ लेक्चर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग का रह जाएगा डोमेस्टिक सर्किट, ठीक है ना। तो अरे यार, गला नहीं था क्या इसमें? क्या हो बच्चों, एक सेकंड बच्चों बस, क्यों कुछ एक, अरे समझ में आया कि नहीं बेटा, अभी तक जो पढ़ा आप लोगों को समझ में आया? हाँ, हाँ एकदम बढ़िया से। मैग्नेटिज्म बहुत बढ़िया चीज है, अगर एक बार समझ में आ जाए ना तो कभी भूलता नहीं। किस पे से करना है, बस बच्चों बस एक दो मिनट हो। इसमें होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क तब तक बच्चों, मैग्नेटिज्म वाला सारा पोर्शन आपको कंप्लीट कर लेना है, एनसीईआरटी पहले करना है, एनसीईआरटी का इंटेक्स एक्सरसाइज बच्चों आपको पहले करना है, एनसीईआरटी का इंटेक्स एक्सरसाइज आपको पहले करना है, एनसीईआरटी का इंटेक्स एक्सरसाइज। हाँ, ड्यू टू मतलब इट अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस वजह से होता है ना, करेक्ट करेक्ट। मान जाओ भाई, बस बच्चों आ गया, चलो। क्या चाह रहा है ये? But I don't know which one will come first because I didn't mark the poles. रुक जाओ एक मिनट, देखो इधर ध्यान से, मैं बताता हूँ इनका। ये देखो, ये क्या है, ये हॉर्स शू मैग्नेट है बच्चों, ये देख रहे हो, ये क्या है, हॉर्स शू मैग्नेट है, देख रहे हो ना, शू है इसका, देखो ये बीच में वायर गया है, देखो बीच में वायर गया है, ये ऐसे वायर गया, ये टॉप व्यू है,
ये टॉप व्यू है, ठीक है ना। ऐसे मैग्नेट है, इसके बीच में वायर गया है। अब ये जैसे ही ये वॉल्टर लेविन है, ये एमआईटी के प्रोफेसर है, ये जैसे ही करंट को ऑन करेंगे, तो कोई दोनों डायरेक्शन में ऑन कर सकते हैं, एक बार खींचेंगे इधर, एक बार खींचेंगे उधर, तो ये या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। जैसा हमने भी तो चेक किया था ना, हमारा वाला एक बार नीचे आया था, देखो उन्होंने ऑन किया, फिर से देख लो, फोर्स लगा ना। अब देखो ये दूसरे डायरेक्शन में करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करेंगे, तो पहले वाले में अगर फोर्स नीचे लगा था, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करेंगे तो फोर्स किधर लग जाएगा, ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन। अब देखो फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपकी बार डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर देंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर देंगे। अभी कह रहे हैं कि ऊपर जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट, तो देखो समझ में आ रहा ना बच्चों। इसी प्रिंसिपल पे मोटर काम करता है। मोटर में दो आर्म होता है, तो एक पे फोर्स, एक में करंट ऐसे आता है, एक में ऐसे होता है, ये ऊपर जाता है, ये नीचे जाता है, तो ऐसे घूमता है, फिर करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, मोटर ऐसे लगातार घूमते रहता है, इसी वजह से घूमता है, ठीक है ना। तो बच्चों बस इसी आज के लिए इतना। कल कुंजल 8 कितना 9 PM पे बेटा हम लोग, ठीक है ना। अगर 9, सॉरी बेटा 9 AM, 9, अगर कोई स्कूल नहीं जाएगा तो 9 AM पे वो भी ज्वाइन करता है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा लिंक अगर चाहेगा। ओके बेटा, चलो बाय बाय। समझ में आया सबको, ठीक है। लेकिन कर लेना, काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। इंटेक्स एक्सरसाइज जरूर कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इंटेक्स्ट और एंड एक्सरसाइज कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों, जाओ।